वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्लास 6 कक्षा 6 का भूगोल का जो पहला अध्याय था उसका पूरा अध्ययन कर लिया था। हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था आप एक बार रिवाइज करके आए, और अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आप बाकी के आंसर्स भी आसानी से दे पाएंगे। 2 आंसर्स का मैंने आपको बता दिया था बुक में। अब हम हमारे तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं। तीसरा आंसर क्या हो सकता है? देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार आपको सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। तो हम कहां से देखेंगे? सूर्य और सब ग्रह किस पे आते हैं? सौरमंडल में। चलिए सौरमंडल में चलते हैं। ये हमारा सौरमंडल हो गया। आपको सारे आंसर आपकी बुक में ही बताऊंगा, सब कुछ बुक में है। जो मैंने आपको बताया वो सारा का सारा बुक में अच्छे से बताया गया है। अब देखिए, सूर्य से दूरी पे बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस एंड लास्ट। ठीक है, तो हमारे सूर्य से दूरी के अनुसार हमने इन्हें बांट दिया। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इससे? पहला क्या है? बुध। पहला क्या है हमारा? यहां से देखिए, बुध है, बुध लिख दिया हमने। बुध के बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा शुक्र है, तो हमने शुक्र यहां पे लिख दिया। शुक्र के बाद तीसरा हम देखते हैं। देखिए, दूसरे के बाद तीसरा क्या है? तीसरा हमारा पृथ्वी है, तो हमने पृथ्वी लिख दिया। ये हम सूर्य से दूरी के अनुसार लिख रहे हैं। कम, सबसे कम इसमें, फिर उससे ज्यादा इसमें, फिर उससे ज्यादा इसमें। तीसरे नंबर पे आता है। अब चौथे नंबर पे क्या आएगा? हमारा मंगल। देखिए, दिख रहा है सबको? मंगल। अब हमारा पांचवें नंबर पे क्या आएगा? देखिए, पांचवें नंबर पे आएगा हमारा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे? बृहस्पति। और फिर हमारा छठा मैंने आपको अभी बता दिया है। अब हमारा सातवां और आठवां। सातवां क्या है? बृहस्पति के बाद यहाँ पे आप सबको दिख रहा है, अपनी बुक को इधर कर लीजिए, शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। हमारे 3 बचे हैं, हम लिख देते हैं। शनि के बाद हमारा यूरेनस आ जाता है, यूरे, फिर हमारा नेपच्यून आ जाता है। देखिए, नेपच्यून। ये हमारा क्या हो गया? सूर्य से दूरी के अनुसार कम से ज्यादा में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे सबसे दूर कौन है? नेपच्यून ग्रह। ठीक है, तो आपका ये तीसरा आंसर हो गया। अब हमारा चौथा प्रश्न, उत्तर हो गया, आंसर मतलब उत्तर। ठीक है, तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हमने ये पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, मगर हमें यहाँ पे आंसर, उत्तर देना है। तो उत्तर किस तरीके से देना है? चलते हैं, पृथ्वी का अद्भुत ग्रह देखते हैं। तो ये तो हो गया चंद्रमा। पृथ्वी कहाँ पे है हमारा? सूर्य है, ग्रह है, ये है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी में ही हमें आंसर मिलेगा। देखते हैं पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह कैसे है। ये देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया, अद्भुत ग्रह, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल
ओनली, मतलब केवल पृथ्वी में ही है, सिर्फ पृथ्वी पे जीवन है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। आप जानते हैं बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बर्फ भी आती है, सब कुछ आता है। तो ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु भी है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, वायु पानी चाहिए जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो हमें सब में पृथ्वी पे मिल रहा है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जो भी है, जैसे ऑक्सीजन गैस वायु में जीवन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, जो मैंने अभी आपको बताई, वो मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, यहां से लेकर के यहां तक। ये आप वहां पे लिख दीजिए आराम से, और ये आपका उत्तर हो चुका है। अब हम हमारे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, अब देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देखते हैं। मैंने बताया था, अगर ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और ये चंद्रमा के अकॉर्डिंग घूम रहा है, यहाँ पे देखिए ये अपनी कक्षा पे घूम रहा है, ये अपनी कक्षा पे तो घूमता ही है, साथ ही साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, मगर इसी तरह से लगा रहा है। तो यही है इसका जो यहाँ पे पृथ्वी पे दिख रहा है, तो वही मैंने आपको बताया था। तो अब देखते हैं, मैं आपको बुक में भी बताऊंगा। ये देखिए चंद्रमा पे, हम यहाँ पे वापस आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है क्या, कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। क्या करता है? लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर वो पूरा कर लेता है। मैंने बताया था, अक्ष पर भी वो अपने चक्कर पूरा करता है, और ऐसे ही करता रहता है सब जगह। ठीक है, तो यही मुंह रहता है उसका। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो चुका है। अब हमारा पांचवा प्रश्न हल हो गया है। अब हमारा छठा प्रश्न आता है। छठा प्रश्न क्या कहता है, ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। जिनको पता नहीं लग पाया है उनके लिए मैं किताब में ही आपको आंसर बताता हूं। देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है? यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या बताया हुआ है, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, ये सब आपको नहीं बताया। आपको सिर्फ यही पूछा गया है कि ब्रह्मांड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। कैसी आकाश गंगाएं? इस तरीके की आकाश गंगाएं, इस तरीके की लाखों आकाश गंगाएं, जिनमें तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैस होते हैं, ये सब इस तरीके की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। तो आपका आंसर कहां से कहां तक होगा? आपका आंसर आकाश गंगा से स्टार्ट होगा। ये आकाश गंगाएं करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, और इस प्रकार की आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो आपका ब्रह्मांड क्या है, हो गया। ठीक है, इस तरीके की आकाश गंगाएं, इस तरीके की आकाश गंगाएं, कई सारी आकाश गंगाएं, तारों का एक समूह है, ये ब्रह्मांड बना होता है। इस तरीके कई सारे समूह हैं। तो हमारे ये प्रश्न हल हो गए। अब हमें सिर्फ यहाँ पे आंसर को मार्क करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, किस ग्रह को, यहाँ पे दिया हुआ है सही उत्तर को चयनित कीजिए, चिन्हित करना है। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अब इसमें यह पूछा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हमें आंसर, अगर आपको पढ़ाया गया है जो मैंने, वो अच्छी तरह याद है, तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। और अगर किसी को आंसर नहीं पता है तो मैं आपको बुक में ही इसका आंसर बता दूंगा। देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? आ जाइए ग्रह में, ये देखिए ग्रह पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, आपको ये बताना है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? शुक्र। तो आप आ जाइए अपने प्रश्न पे, उत्तर दे देंगे हम। अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, मैंने आपको तीसरे प्रश्न में ये बताए थे 8, तो ये सूर्य से दूरी के पास में थी। अब इसमें क्या बताना है? तीसरा तो, पहला तो ये था सूर्य से, फिर दूसरा दूर ये था शुक्र, तीसरा हमारा पृथ्वी था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पृथ्वी। ठीक है, तो जो हमने तीसरे में बताया था वो यहाँ पे आ गया। चलो, हमारा ये प्रश्न आसानी से हल हो गया। अब हम क्या बताते हैं? अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो कैसे पथ पर चक्कर लगाते हैं? मैंने आपसे कहा था कि वो पथ जो है वो ऐसा नहीं है, पथ जो है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो पथ जो है वो इस तरीके का होता है, मैंने आपको ये बताया था। तो ये किस तरीके का पथ है? ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। तो ये तो हमने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये वाला पथ नहीं है, ये वाला पथ सही है, यहां से चपटा है, दीर्घवृत्ताकार हो गया। अब इसको हम बुक में भी देख लेते हैं। हम कहां पे देखेंगे? हम देखेंगे पृथ्वी पे, हम देखेंगे पृथ्वी पे। तो देखते हैं पृथ्वी पे कहां कहां पे है, देखते हैं कहां पे दिया हुआ है हमें। यहां पे तो नहीं है, तो हम अब ग्रहों में देखते हैं। ये देखिए, ग्रह में हमें इसका उत्तर मिल गया है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षाएं कहलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या हो गया? उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया दीर्घवृत्ताकार रास्ता, जिसमें हर कोई सूर्य का चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये मैंने आपको बताया, मगर हमें इसको बुक से सब बच्चों को बताना है। आपको मैंने बताया, इस वजह से आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब अगर जिसको पता नहीं है उसके लिए भी मैं बता देता हूं कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो यहां पे आ जाइए दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे क्या दिया हुआ है? यहां देखिए, ध्रुव तारे की बात यहां पे करी गई है। चलिए ध्रुव तारे को देखते हैं। ध्रुव तारा जो है कहां पे है? ये देखिए, तो यहां पे ये आपको दिया हुआ, ये देखिए यहां पे क्या दे रखा है? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है यहाँ पे, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। लोग प्राचीन काल में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा को ही उत्तर तारा कहते हैं और ये उत्तर दिशा को बताता है। तो यहां से हमें आंसर मिल गया, हमारा उत्तर मिल गया। देखिए उत्तर क्या मिला? हमारा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से। ठीक, अब हमारा चौथा प्रश्न तो हल हो गया। अब हमें पांचवा प्रश्न का उत्तर चाहिए। देखते हैं क्या है पांचवा प्रश्न। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया है, क्षुद्र ग्रह पट्टी मैंने आपको बताई थी। अभी किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो आप सौरमंडल पे आ जाइए। ये देखिए सौरमंडल, अब ये है हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टिका, इसमें आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मंगल ग्रह, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टिका। ये तो हमें इस डायग्राम से पता लगता है। अब अगर
क्षुद्रग्रह पट्टिका में भी चलते हैं तो वहां पे भी हमें ये आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। देखिए ये हमारा क्षुद्रग्रह पट्टिका है, यहाँ पे देखिए ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो हमारा ये उत्तर हो गया। देखिए क्या है उत्तर हमारा, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे ये जो क्षुद्रग्रह है वो पाया जाता है। अब हमारा ये जो कई सारे प्रश्नों को चिन्हित करने का प्रश्न था वो हल हो गया है। अब हमें हमारा तीसरा प्रश्न हल करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा तीसरा प्रश्न हल करना है। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। मैं आपको ये बुक में ही बताऊंगा। देखिए तो ये कई तारों का समूह जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, रात्रि में आसमान में देखते हुए आप कई तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो तारों के प्रतिरूपों से मिलकर क्या बनता है, नक्षत्र मंडल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा उत्तर होगा यहाँ पे तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अब तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है, ये आपको बताना है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम क्या कहते हैं। अब यहां पे देखिए तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली की बात आ रही है, तो आप आकाशगंगा पे आ जाइए। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा है। देखा आपने, लाखों तारों का समूह है और ये आकाशगंगा है। तो हम क्या लिख देंगे कि भाई लाखों तारों का समूह जो है वो आकाशगंगा होता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, अब फोर्थ नहीं, हमारा ये तीसरा प्रश्न होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, वो बताना है कि पृथ्वी के सबसे करीब हमारे क्यों है। तो मैंने आपको बताया अभी ये प्रश्न में सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम ये मैंने बता दिए। अब यहाँ पे पृथ्वी के सबसे करीब है क्या, ये आपको बताना है। और अगर हम देखें तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन होगा, तो मैंने आपको चंद्रमा की दूरी और सूर्य से पृथ्वी की दूरी मानने को कही थी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सूर्य से अगर हम इसकी तुलना करें तो सूर्य की कितनी है, ये देखिए 15 करोड़। अब 3 लाख बड़ा है या 15 करोड़ बड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी दूरी कम है। अब जिसकी दूरी कम है वही तो पास में होगा ना, आसान सी बात है। जो हमारे पास है, ये पेन मेरे पास है, क्यों, क्योंकि इससे मेरी दूरी बहुत कम है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है पास है, इनकी तुलना करने की मैंने आपसे बात भी करी थी। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा चंद्रमा।
चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? सूर्य जो है उससे सबसे नजदीक ग्रह। अब मैंने आपको यहाँ पे तीसरे प्रश्न में बताया था, जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, तो मैंने आपको ये टेबल बनवाई थी कि ये 8 ग्रह सूर्य से अपनी दूरी के अनुसार। अब हमें क्या यहाँ पे देखना है, ये देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो हमें देखना है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो सकता है? अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे आंसर में? हमारे आंसर में आएगा पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, अब ग्रहों के पास अपनी क्या होती है तथा अपनी क्या नहीं होती, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे बुक की तरफ। बुक में ग्रह चलते हैं, ग्रह देखते हैं, ग्रहों के पास क्या होता है और क्या नहीं होता है, इनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो ग्रहों के पास क्या होता है ये हमें बताना है। देखिए, निश्चित समय पर चक्कर लगाते हैं, ये देखिए, तो ग्रहों के पास अपनी यहाँ पे क्या होता है ये आपको बताना है। मैं इसको बता सकता हूं, मगर आपको ये सर्च करना होगा, ये आपको ढूंढना होगा, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको ये तो बता दिया, अब ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है कि ग्रहों के पास क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, इसका आप उत्तर निकालिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।